हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है हाउ टू टेक फीवर हिस्ट्री। इसमें हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन हम फीवर की हिस्ट्री में पूछेंगे, इसके बाद हमने थोड़ा फीवर को डिफाइन करना है, फीवर के कॉजेज़, उसके जो पैटर्न्स हैं फीवर के सारे पढ़ने हैं, जिससे आपका जो है माइंड क्लियर हो जाए और जो है आप किसी भी वाइवा या किसी भी हॉस्की में बैठें तो आपको जो है डिफ़िकल्टी ना हो। तो पहले हम जनरल हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। जनरल हिस्ट्री में हम जो चीज़ें पढ़ी थी उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और जो है क्वेश्चन में बताऊँगा कौन कौन से आपने फीवर के पूछने हैं और किस तरह आपने जो अपनी प्रोविजनल डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनानी है। ये एक चार्ट है फीवर हिस्ट्री का, जिससे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। सबसे पहले वही बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आप पेशेंट के पास जाएंगे, इंट्रोडक्शन करवाएंगे, अपना ग्रीटिंग्स और कंसेंट लेंगे, इसके बाद बायोडाटा पूछेंगे। बायोडाटा में वही नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, ये सारे क्वेश्चन आप पेशेंट से पूछेंगे। इसके बाद आप चीफ कंप्लेंट्स पे जाएंगे। चीफ कंप्लेंट हम फीवर की हिस्ट्री पढ़ें, सिंपल फीवर की। फीवर एक वास्ट टॉपिक है। फीवर पेशेंट ने बोला मुझे बुखार हो रहा है, ठीक है, तो उससे आप दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, कब से हो रहा है। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछेंगे कि अचानक हुआ या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है बुखार, ठीक है। इसके बाद आप HOPI में जाएंगे। HOPI में आप वही चीज़ें, चीफ कंप्लेंट जो है बुखार है, उसको एक्सप्लेन करेंगे किन क्वेश्चन के साथ, उनके किन आंसर के साथ। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि पैटर्न पूछेंगे पेशेंट से। बुखार कंटिन्यूस तो नहीं था, सारा दिन तो बुखार नहीं चलता, ठीक है। इंटरमीडिएट मीन्स के बुखार हुआ, फिर रेगुलर कम, फिर ख़त्म हो गया, नॉर्मल लाइफ हो गई, फिर बुखार हुआ सुबह शाम में, तो इस तरह तो बुखार नहीं आ रहा, ठीक है। रिमिटेंट में बुखार जो है विदाउट वेरिएशन चल रहा है, फिर जो है एकदम गिर रहा है फिर चढ़ रहा है, इस तरह नहीं हो रहा, या हफ्ते हफ्ते में बाद बुखार तो नहीं निकल रहा। ये आप 3-4 क्वेश्चन पूछ लेंगे पेशेंट से, ठीक है। इसके बाद आप जो है डायरी, यूरिनल वेरिएशंस, रैगर्स, चिल्स, कपकपी के बारे में पूछेंगे। कपकपी तो नहीं, कपकपी किन चीज़ों में होती है, मलेरिया हो गई, मलेरिया में कपकपी मोस्टली होती है, ठीक है। डेंगू में आपकी जो है दूसरे कॉजेज़ होते हैं। डेंगू में आपकी जो है गम स्वेलिंग, ब्लीडिंग होती है। तो आपको इस तरह कॉमन कॉमन चीज़ों में माइंड अप्लाई करना पड़ेगा पहले, सबसे पहले। अगर ये चीज़ें नहीं एक्सक्लूड हो रही हैं तो फिर आप जो है रेयर डिजीज और ट्यूमर्स और कैंसर्स की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप उनसे एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछेंगे, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स, बोनी पेन। ENT में आप जो है उनसे जो है सोर थ्रोट का पूछेंगे, वायरल इन्फेक्शन में भी फीवर होता है, ठीक है। और टूथ पेन तो नहीं है, कफ, स्प्यूटम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कोई मास्क तो नहीं पड़ा हुआ लंग्स में, जिसकी वजह से ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है फीवर आ रहा है। वोमिटिंग, डायरिया तो नहीं हो रहा। कोलिसिस्टाइटिस जो है कंडीशन है, कोलिथियासिस है, इनमें जो है आपको जो है वोमिटिंग के साथ जो है फीवर होता है, तो आप इसको इस तरह एक्सक्लूड कर लेंगे। ब्लड इन स्टूल, कोई अपर GI इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, अपर GI ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एसाइटिस तो नहीं है। जॉन्डिस, वही कोलिसिस्टाइटिस और कोलिथियासिस और लिवर डिसऑर्डर में ये हमें चीज़ें मिलेंगी। CNS, हेडेक, नेक स्टेप, मेनिंजाइटिस, नेक स्टेफनेस मेनिंजाइटिस है की तरफ हम जा सकते हैं। अल्टर्ड कॉन्शियस लेवल, फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ये भी हमें मिल सकते हैं किसी सिम्टम के साथ एसोसिएटेड, ठीक है। सीवियस चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पैल्पिटेशन, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा कार्डियक इन्फेक्शन कोई और हो सकता है जिसकी वजह से आपको जो ये बढ़ सकता है। यूरोलॉजिकल में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकते हैं, इसके हम क्वेश्चन पूछ लेंगे। ब्लड इन यूरिन हो गया, यूरिन आउटपुट, झाग नहीं बह रही यूरिन में, पेशाब की धार कैसी है, ठीक है। फ्लैंग पेन, दर्द तो नहीं होता पेशाब के दौरान, जैसे में स्किन सवाल पूछ सकते हैं। रेश, स्वेलिंग तो नहीं है कोई, तो हम ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद हम पता है कि सिस्टमिक रिव्यू के बाद हमें जाना है पास्ट हिस्ट्री पे और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री पे। तो हम पूछेंगे पेशेंट से किसी वजह से एडमिट नहीं हुए, आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, दमा, सांस की बीमारी तो नहीं है, ठीक है, कोई दिल का अमराज तो नहीं है, रिसेंट हॉस्पिटल कभी आप एडमिट हुए हैं, रिसेंट कोई सर्जरी तो नहीं हुई आपकी, ये हम क्वेश्चन पूछेंगे। इससे हमें बहुत सारी चीज़ें का क्लू मिल जाता है। ड्रग हिस्ट्री पूछ लेंगे, कोई ड्रग्स नहीं ले रहे जिसकी वजह से आपको इंक्रीज और का जो है फीवर। फैमिली हिस्ट्री में घर में माँ बाप, बहन भाई को कोई बड़ी बीमारी, TB, मैलेग्नेंसी, HIV, इम्यून इलनेस तो नहीं है। ऑक्यूपेशनल, आप काम क्या करते हैं, बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं कि क्रोनिक कंडीशंस होती हैं जिसमें आप 20-20 साल के बाद एक जगह पर काम करने की वजह से आपको इन्फेक्शन हो जाता है और आपको फीवर होता है, तो हम उस तरफ भी जाएंगे। इसके लिए हमें बेसिक कोर नॉलेज होनी चाहिए। वैसे फीवर जो है वो एक वास्ट टॉपिक है, तो हम सिर्फ कॉमन चीज़ें पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम सारी चीज़ें एक्सक्लूड करेंगे कॉमन कॉमन, ठीक है। एडिक्शन पूछ सकते हैं, ऑक्यूपेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाइट हिस्ट्री,
बॉइल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं, पॉस्चराइज्ड मिल्क यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ये सवाल हम पूछ लेते हैं कि पेशेंट की हमें हाइजीनिक पता पड़ जाए, हाइजीन कंडीशन कि किस तरह उसकी हाइजीन है। तो गाइस यहाँ पे तो हिस्ट्री एंड हुई। अब हम चलते हैं बेसिक्स पे कि पायरेक्सिया की डेफिनेशन क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, पैटर्न्स क्या हैं, ठीक है, ये पढ़ लेते हैं जो आपके लिए एक ईजी और हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड, डेफिनेशन ऑफ पायरेक्सिया: व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड पायरेक्सिया और फीवर। मतलब बुखार तब आप बोलेंगे जब आपने चेक किया हो स्केल पे, और वो स्केल या फ़ारेनहाइट स्केल हो या सेल्सियस स्केल हो, तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर या 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो हम उसे बुखार बोलेंगे और पायरेक्सिया फीवर बोलेंगे। बेसिकली होता है क्या कि हमारी बॉडी का एक थर्मो रेगुलेटिंग पॉइंट होता है, जहाँ मतलब बॉडी का टेम्परेचर होता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो उसकी वजह से या टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है या टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। फीवर में क्या होता है, उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से बॉडी के। तो फ्रेंड्स, हम क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर पढ़ेंगे। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 36 to 37.2 सेल्सियस और 98 to 99 फ़ारेनहाइट होता है। किसी बुक्स में जो है आपको 97 to 98 भी मिलेगा, बट इट्स नॉर्मल। और अगर हाइपर पायरेक्सिया की बात करेंगे तो इट्स मोर देन द 39.4 to 40.5 फॉर सेल्सियस एंड द 103 to 105 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। लो ग्रेड फीवर 37 to 99 to 100 इज़ लो ग्रेड, मोर देन 100 इज़ द हाई ग्रेड फीवर। ये चीज़ याद रखिएगा कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हाई ग्रेड फीवर को आपको डिफाइन करना है तो मोर देन 100 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इज़ अ हाई ग्रेड फीवर। ठीक है, कॉजेज़ क्या हैं? कॉजेज़ जैसे हमने पहले बात की हिस्ट्री में कि इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई न्यूप्लाज्म भी हो सकता है, वेस्कुलर भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, टिश्यू डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है, और हीट स्ट्रोक भी मोस्टली होता है। गर्मियों में बहुत सारे पेशेंट्स को जो फीवर होता है वो हीट स्ट्रोक की वजह से होता है। फीवर इन्फेक्शंस में टाइफाइड फीवर हो गया, हेपेटाइटिस ए एंड बी हो गया, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ठीक है। मैलिग्नेंसी में ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, इसको तो भी आप छोड़ दीजिए कि ये बहुत ही वास्ट हो जाएगा। फिर आते हैं ऑटो इम्यून कंडीशन, जॉइंट कनेक्टिव टिश्यूज डिजीज़ में, तो उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, रूमेटिक फीवर हो सकता है, सिस्टमिक लूपस हो सकता है। आपको कॉमनली टाइफाइड फीवर, मलेरिया और डेंगू कॉमन चीज़ें हैं। ये आपको बहुत सारे पेशेंट्स मिलेंगे। मलेरिया में पेशेंट जो होगा वो कंप्लेन करेगा कि मुझे फीवर, राइगर, चिल हो रहा है और जो है वो कंटिन्यूस है, ठीक है ना। और डेंगू में जो है पेशेंट्स के साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स भी होंगे, उनको जो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी होगा, गम से ब्लीडिंग हो रही होगी, वेट लॉस हो रहा होगा, ठीक है, स्किन रैशेज हो रहे होंगे डेंगू में, ठीक है। और ये जो कंडीशन हो गई इसको हम आगे डिफाइन करेंगे विद देयर पैटर्न ऑफ द फीवर के साथ। अब आते हैं पैटर्न ऑफ फीवर पे। पहला है continuous fever. There is a temperature varies not more than 2 degree between morning and evening and does not reach normal for period of days or weeks. अगर कोई फीवर आप बोले कि कंटिन्यूस फीवर है, मतलब कोई चलता ही जा रहा है, कोई उस पर जो है वेरिएशन नहीं आ रही, नॉर्मल लेवल पे नहीं जा रहा, तो आप कौन कौन सी कंडीशन जो है वो उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। लोबार निमोनिया हो सकती है, टाइफाइड फीवर हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये 3 पॉइंट्स ऐसी हैं, टाइफाइड फीवर और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉमनली आपको मिलते हैं। फिर आते हैं इंटरमिटेंट फीवर पे। इंटरमिटेंट फीवर की जो इंक्लूड्स हैं वो है मलेरिया, पायरेक्सिमिया, सेप्टिसीमिया। इसकी डेफिनेशन क्या है? रेज फ्रॉम नॉर्मल और सब नॉर्मल टू हाई फीवर एंड बैक एट रेगुलर इंटरवल्स। मगर नॉर्मल होगा या थोड़ा नॉर्मल से बड़ा फीवर होगा, वो कम हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ आ जाएगा, फिर रेगुलर इंटरवल के साथ फिर से आ जाएगा, ठीक है। इट मे वेरी फ्रॉम हावर्स to 3 days. Usually temperature is higher in the evening than the morning. फिर मलेरिया में क्या होता है कि जो है 3 डेज़ फीवर होता है और 4 डेज़ फीवर भी होता है। उसके अलग टाइप्स हैं, वो आपको जब मलेरिया पढ़ेंगे तब उसमें आपको मैं बताऊंगा कि मलेरिया में 3 डेज़ फीवर और 4 डेज़ फीवर की क्या क्या नाम था और दूसरी चीज़ें। तो मलेरिया में 3 डेज़ फीवर और 4 डे फीवर होता है। 4 डेज़ तक फीवर आया चला गया इस तरह चलता है, ठीक है। फिर इंटरमिटेंट फीवर इज द फीवर करेक्टराइज्ड बाय वेरिएशन ऑफ मोर देन 2 डिग्री बिटवीन मॉर्निंग एंड इवनिंग बट डज नॉट रीच नॉर्मल। तो इसमें होता क्या है कि आपकी वेरिएशन जो कि सुबह और शाम में 2 सेल्सियस डिग्री से ऊपर होगी और ये अपने नॉर्मल लेवल पे नहीं जाएगा, एंड ये जो है लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। और इसमें जो डिजीज़ आ सकती है वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आ सकती है। इसके अलावा रिलैप्सिंग टाइप फीवर होता है, उसके अलग से कॉजेज हैं, वो बियॉन्ड द स्कोप हो जाएगा फॉर 3rd ईयर्स, ठीक है। मैकेनिज्म फीवर होता है क्यों है?
ये आपको का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। होता है कि जब फीवर निकल रहा है उस वक्त जब आपकी बॉडी फाइट करती है अगेंस्ट द एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन्स एनी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म में वो इन्हेंस करती है आपके WBCs इम्यून सिस्टम्स को। और इंक्रीज टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से कंटेंट ऑफ आयरन जो ब्लड में होगा वो डिक्रीज़ होगा और सप्रेस करेगा ग्रोथ बैक्टीरिया को। ठीक है, तो ये इसका मैकेनिज्म भी है। गाइस कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ भेज दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व कर दूँ। शुक्रिया।